नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अनुज और सीजे डार्सल कंपनी जो लॉजिस्टिक की कंपनी है उसके आरएम श्री रामेश्वर सिंह जी आज एक बहुत अहम बिंदु पे जो हमारी बजट है जो 1 फरवरी को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी पेश करने वाली हैं उसके ऊपर चर्चा है। और ये चर्चा है एनएलपी पॉलिसी को लेकर, जो है नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, जो हमारे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है। और ये पीएम गति शक्ति प्लान जो प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों के सामने कभी चर्चा में रखा था, तो उस गति शक्ति प्लान को गति और शक्ति दोनों देने के लिए ये लॉजिस्टिक्स बहुत ही आवश्यक है। एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है और स्नायु तंत्र है पूरे देश की, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह अगर कोई भी वस्तु पहुंचती है तो लॉजिस्टिक्स के ही सपोर्ट से। तो अब मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूं, मैं रामेश्वर सर से जानना चाहता हूं कि सर आपके सेक्टर का अहम रोल है पूरे इंडस्ट्री में, पूरे भारतवर्ष के वित्तीय विकास में, जीडीपी में, ग्रामीण विकास में, हर विकास में आपकी महती भूमिका है, अहम रोल है। और इसको प्रधानमंत्री जी सराहना करते हैं और इसीलिए उन्होंने पीएम गति शक्ति का प्लान बनाया था और उस प्लान को लेकर आगे चल रहे हैं, जो कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है। तो जो आपका सेक्टर है इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, जहां से आपकी चर्चा की शुरुआत हो, और उस पे हम लोग आगे फिर बात करेंगे। ये जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री है ये हमारे गवर्नमेंट की या भाई ठीक है पूरे इंडस्ट्री की या उसकी एक रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन के बगैर कोई भी चीज़ अधूरा रहेगा। आपको कुछ भी सामान कहीं गंतव्य स्थान पर पहुंचाना है, वहाँ से ले आना है, वहाँ देना है, कहीं वो करना है, तो ये सबसे बड़ा रोल ट्रांसपोर्टेशन का होता है। जी जी। बाकी कुल मिला के क्या होता है कि भाई ठीक है ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्टर के किसी भी प्रॉब्लम को कुछ मुख्य रूप से उजागर नहीं किया जाता है। इंडस्ट्री में कहीं पर कुछ चीज़ का बेनिफिट नहीं मिल पाता है भाई ठीक है ट्रांसपोर्टर के हिसाब से और उसके हिसाब। तो हम चाह रहे हैं कि सबसे बड़ा रोल ये है कि भाई ठीक है गवर्नमेंट की निगाह हम लोग के ऊपर में पड़े, भाई हम लोग को स्पेशल कुछ कैटेगरी में दिया जाए, क्योंकि भाई ठीक है कुछ भी सुचारू रूप से चलने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की बहुत ही आवश्यकता होती है। जी, आपकी इंडस्ट्री बहुत पुरानी है रामेश्वर सर, और ये हमारे आदरणीय टीसी गोरखपुरिया जी लगती है कि जो चैलेंजिंग है जिसको वर्तमान सरकार को सबसे पहले डील करना चाहिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, जो नटसेल में आपके दिमाग में बातें आ रही होंगी। सबसे पहले तो ये बात हम बता दें कि हमारी कंपनी जो है सीजे डार्सल लॉजिस्टिक, ये आज के डेट में 4000 करोड़ की कंपनी है वाली जी। और इसमें सीजे कोरियन कंपनी है, उसके साथ में हमारा कोलैबोरेशन है जी। और वो सीजे और हम लोग मिलके भाई ठीक है एक ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को इस इंडिया में हम लोग चलाते हैं जी। ये बात है कि भाई ठीक है पहले हम लोग रोड में ही ध्यान देते थे, आज हमारे पास में ट्रेन की व्यवस्था है, आज हमारे पास में शिप की व्यवस्था है, आज हमारे पास में कोस्टल मूवमेंट है, आज हमारे पास में बाई फ्लाइट कुछ मटेरियल हो उसका वो है। उसके बाद सोलर एनर्जी का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। तो मतलब भाई ये है कि भाई ठीक है एक छत के नीचे आपको मल्टीपल ट्रांसपोर्ट बिजनेस का काम आपको मिल जाएगा। कहीं से भी कहीं मटेरियल भेजना हो, कहीं से भी। आज 150 से 200 ब्रांच हमारे ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे हैं, जो हम लोग ट्रांसपोर्टेशन में और उसमें हम लोग सहयोग करते हैं एक दूसरे का, जो एक बहुत बड़ी बात है। और टर्नओवर वाइज भी हम लोग का अभी प्लान है कि 2027 तक कम से कम 6 से 7 हज़ार करोड़ करने के लिए, ताकि हम लोग इस कंपनी को बहुत आगे तक पहुंचा सकें जी। तो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को चलाने के लिए मेरे सरकार से निवेदन है कि सबसे पहले डीजल जो है, डीजल को जीएसटी में लाया जाए, ताकि भाई ठीक है एक गरीब तबके से लेके एक सिंगल ओनर से लेके और बड़े वेंडर मालिक जो हैं भाई ठीक है वो सारे उसकी फ़ायदा उठा सकें। दूसरा चीज़ ये है कि जो जीएसटी का जो फ़ायदा मिलता है वो 1-2 फ्लीट ओनर को नहीं मिल पाता है, जो बड़े ट्रांसपोर्टर हैं या जो भी हैं उन्हीं को मिल पाता है। जिसके चलते क्या होता है कि आज इस इंडस्ट्री में ये हो गया है कि जो 1 गाड़ी 2 गाड़ी के जो मालिक हैं
वो आज इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं अभी, ठीक है, गाड़ी खरीदने में, क्योंकि उनको कुछ फ़ायदा नहीं है जी। उनको पूरी गाड़ी की कीमत चुकानी पड़ती है, पूरी लोन का इंटरेस्ट देना पड़ता है, और भी जो सारे खर्चे हैं वो सारे उनको बियर करने पड़ते हैं। तो एक जीएसटी में यदि 2-3 गाड़ियों के ऑनर को भी उसका छूट मिलने लगे तो इससे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। और छोटे ऑनर क्या है कि भाई ठीक है, छोटे ऑनर रहने से बाज़ार में गाड़ी की अवेलेबिलिटी, गाड़ी की फ़ायदा, गाड़ी की चलने फिरने की वो बढ़ती है उससे। यदि ये छोटे ऑनर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो भाई ठीक है, ये कुछ दिन में ऐसा होगा कि भाई ठीक है, गाड़ियों की बहुत बड़ी क्राइसिस आएगी इस इंडस्ट्री में। तो इसको के ऑनर को भी उसका छूट मिलने लगे तो इससे इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। और छोटे ऑनर क्या है कि भाई ठीक है, छोटे ऑनर रहने से बाज़ार में गाड़ी की अवेलेबिलिटी, गाड़ी की फ़ायदा, गाड़ी की चलने फिरने की वो बढ़ती है उससे। यदि ये छोटे ऑनर इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो भाई ठीक है, ये कुछ दिन में ऐसा होगा कि भाई ठीक है, गाड़ियों की बहुत बड़ी क्राइसिस आएगी इस इंडस्ट्री में। तो इसके लिए हमको ज़रूरी है कि वो है। तीसरा हमारा पॉइंट है कि भाई ठीक है, टोल टैक्स का एक निर्धारित डिस्टेंस होना चाहिए कि भाई ठीक है, 100 किलोमीटर पे, 75 किलोमीटर पे, 150 किलोमीटर पे एक डिस्टेंस के बाद टोल आना चाहिए। अभी क्या है कि भाई कोई इसकी क्राइटेरिया नहीं है, कहीं 30 किलोमीटर पे भी है, कहीं 40 पे भी है, कहीं 50 पे भी है, कहीं 60 पे भी है। तो इससे क्या होता है कि भाई ठीक है, गाड़ी वाले के खर्चे दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, और जो रोड की कॉस्टिंग या रोड के जो खर्चे निकल गए हैं यदि गवर्नमेंट को, तो वो टोल को बंद कर देना चाहिए ताकि उसका फ़ायदा भाई ठीक है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को मिल सके। जी, ये बहुत अहम मुद्दा आपने उठाया। यहाँ तक जहाँ तक मेरी जानकारी है कि 60 किलोमीटर के बीच में पहले तो कोई टोल ब्रिज होना ही नहीं चाहिए, टोल टैक्स होना ही नहीं चाहिए। और उसमें एक और बात है कि जो सरकार को ब्रिज बनाने में या रोड बनाने में जो पैसा लगता है, अगर उसने वापस ले लिया है, उससे आ गया है, तो फिर दोबारा उसको रन थ्रू करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब उसको फिर फ्री कर दिया जाए, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन में भी और पब्लिक को भी सुविधा मिलेगी। सर भैया, एक राजेश्वर सर, एक बात है कि आपकी कंपनी और आप जैसे सैकड़ों कंपनियां भारतवर्ष में सेवा दे रही हैं, तो ये अमूमन सबके साथ ही समस्या है। डीजल को आपने जीएसटी में लाने की बात कही, तो इसके लिए तो बहुत बड़ी पॉलिसी और प्लानिंग की आवश्यकता पड़ेगी। तो डीजल या डीजल से संबंधित गाड़ियां, क्योंकि वातावरण में पॉल्यूशन वगैरह का भी बहुत बड़ा इन्वायरमेंटल क्लियरेंस वगैरह की भी आवश्यकता हो रही है, आजकल कंपनी लग रही है। तो क्या आप लोगों का जो डीजल में गाड़ियां यूज होती हैं, क्या उसके लिए भी सरकार को कुछ निर्देशन या उसके लॉन्गिविटी के ऊपर भी कोई चर्चा करने की आवश्यकता है? अभी हम लोग जैसे टाटा स्टील या वो है पोल्यूशन से लेके उससे लेके भाई ठीक है, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक वाली जो इंजन होते हैं वो प्लस सीएनजी वाले जो होते हैं भाई ठीक है, उस पर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। और टाटा मोटर भी या दूसरी कंपनियां भी इस पे काम कर रही हैं। बशर्ते कि आज के डेट में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भी सीएनजी के पेट्रोल पंप चार्जिंग के लिए भाई, बैटरी चार्जिंग के लिए भाई ठीक है, चार्जिंग पॉइंट जब तक सुचारू रूप से पेट्रोल पंप के तरह नहीं हो जाए पूरे देश में, तब तक इस कॉन्सेप्ट में आना एक बहुत ही मुश्किल काम होगा। तो पहले उनको सुधार कर लें हम लोग। सीएनजी पंप जगह जगह जहाँ पेट्रोल पंप है वहाँ एक सीएनजी का भी एक यूनिट लगा दें अपने, या वहाँ एक चार्जिंग यूनिट लगा दें, ताकि अपने भाई ठीक है, डीजल और पेट्रोल से कॉन्सेप्ट हट के अपने सीएनजी में या अपने इलेक्ट्रिक इंजन में अपने आए, ताकि अपने पोल्यूशन से और भाई ठीक है, अननेसेसरी जो ये अपना डीजल और पेट्रोल कंज्यूम हो रहा है या को हम लोग बचा सकते हैं इस पर। राजेश्वर सर, ये टोटल जो बजट का अपना सिस्टम है कि 39,44,157 करोड़ की बजट पेश होने का है। मतलब ये बजट का मतलब एस्टीमेट है, जो फाइनेंशियल ईयर बजट 23 है, और उसमें लॉजिस्टिक्स का जो है 1,10,55 करोड़। मतलब अगर अमूमन देखा जाए तो 9% के हिसाब से हम लोगों की जो इंडस्ट्री है वो ग्रो कर रही है और वो राज्य और देश की सेवा कर रही है। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री, और इसके ऊपर सरकार को वो ध्यान नहीं होना कि जिससे कि डायरेक्ट पब्लिक का कॉस्ट कटिंग, माने कॉस्ट की सेविंग की जा सके। जैसे आपके कोई भी अगर किराए में वृद्धि होती है अमूमन, तो तुरंत वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी एक डायरेक्ट मतलब अप्रोच वाली बात है, डायरेक्ट इफेक्ट वाली बात है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि कौन कौन सी चीज़ों पर आपको रिलीफ मिले या ध्यान हो, जिससे कि आपका जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो लॉजिस्टिक्स है, वो किफ़ायती रूप से देश की जनता को मिले,
खास करके हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसमें मदद मिले और आने वाले दिनों में देश जो है विकासशील से विकसित राष्ट्र बन सके। कौन कौन से मुद्दे आपके माइंड में आते हैं ओवरऑल? सबसे पहले तो ये बात है कि भी ठीक है, गाड़ियाँ की प्राइस में कुछ कटौती होनी चाहिए। आज के डेट में गाड़ियों की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई है, हॉर्स खरीदना, भाई ठीक है, बेड बनाना, वो करना, तो एक बहुत बड़ी चुनौती है हम लोग के लिए। फिर भी आजकल फाइनेंस और उसमें क्या होता है कि ईजी अप अपने को मिल जा रहा है, भाई ठीक है। बाकी उस पर अपने को गवर्नमेंट को रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है, भाई ठीक है, इस इंडस्ट्री को सुचारू रूप से चलाने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके अलग हट के कुछ होना चाहिए, ताकि उसका फ़ायदा सभी उठा सकें, सभी उसका बेनिफिट का। क्या है कि आज के डेट में एक ओनर को यदि गाड़ी चलाना है और नया गाड़ी वो ले लिया तो उसका किस्ती 1 लाख रुपया महीने का हो जाता है। उसमें उसको बच्चे भी पालने हैं, उसको घर के भी खर्चे चलाने हैं, ड्राइवर को भी सैलरी देनी है। तो आज जो भाड़े की जो स्थिति है पूरे ऑल ओवर इंडिया में, या माल की जो व्यवस्था है, भाई ठीक है, गाड़ी गई, एक तरफ से माल नहीं मिला, गाड़ी 3-3 4-4 दिन खड़ी है तो फिर भाड़े नहीं मिल रहे हैं। तो उसके चलते क्या होता है, आज के डेट में जो ऑनर हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं, उनके खर्चे नहीं निकलते हैं। फिर बाद में वो फाइनेंसर उन गाड़ियों को पकड़ के भाई ठीक है अपने यहाँ रख लेते हैं, उसके बाद वो कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तो ये होना चाहिए कि भाई ठीक है, एक तो अपने इंडस्ट्री में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गाड़ी लोड सहित फाइनेंसर गाड़ियों को पकड़ लेते हैं। ये कॉन्सेप्ट चेंज होना चाहिए। फाइनेंसर को ये चाहिए कि जिसका मटेरियल है उसको सही सलामत डिलीवरी करें उसको, और उसके बाद अपने कस्टडी में ले आके गाड़ी को रखें, ताकि इससे पार्टी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जिसका मटेरियल हो उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस ट्रांसपोर्टर का माल हो उसको भी उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या होता है कि भी ठीक है, फाइनेंसर गाड़ी पकड़ के अपने गोडाउन में या पुलिस कस्टडी में या कहीं भी रख देते हैं, ट्रांसपोर्टर को खबर नहीं आता है। ट्रांसपोर्टर 10-15 दिन बाद जब वो गाड़ी मालिक से पूछता है तब पता लगता है कि भी ठीक है, ये गाड़ी फाइनेंसर ने पकड़ लिया है और उसके कस्टडी में है। तब वो ट्रांसपोर्टर अप्रोच करता है, फिर उनसे मिलता है, वो तरह तरह का डॉक्यूमेंट डिमांड करते हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी लोडेड गाड़ी पकड़ना एक क्राइम है। तो लोडेड गाड़ी कोई भी नहीं पकड़ा जाए। यदि आपको पकड़ना है, आप उसके साथ में अपना एस्कॉर्ट या ड्राइवर या जो भी है वो अपना दे दें, और वो सही सलामत जाके गंतव्य स्थान पे वो मटेरियल खाली हो जाए, फिर आप गाड़ी अपने कस्टडी में ले लीजिए उसको, ना कि आप बीच रास्ते से उठा के और उसके साथ में आप जी। तो मतलब कि इस पर एक बहुत अच्छी एक कानून और सिंगल विंडो कार्यक्रम होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स हमारे देश को बनाता है, बिल्ड करता है। देखिए, इसमें हमको ऐसा लगता है राजेश्वर सर कि इसमें काफ़ी लोगों का रोज़गार है। लाखों एंड लाखों लोग, भारत के युवा या जो भी लोग इसमें रोज़गार पाए हुए हैं और उन पूरे देश की इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं। तो रोजगार को भी बढ़ाने का एक बहुत बड़ा साधन हो सकता है, जैसे आपने बताया। तो ठीक है, लेकिन रोजगार को बढ़ाना, लॉजिस्टिक्स को भी मजबूत करना, फिर आपने कहा कि जीएसटी को भी हमको इसमें लाना है, डीजल को भी जीएसटी में लाना है। तो ये सारे मुद्दों को अगर एक अस्थाई समाधान चाहिए तो उसके लिए तो आपको एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता होती होगी कि जिस प्लेटफॉर्म से हमको सारा डिड्रेसल मिल जाए, सिंगल विंडो, सारे प्रॉब्लम मिल, लॉजिस्टिक्स के सारे प्रॉब्लम में कोई डील करें। तो क्या इस तरीके की कोई बात आप फाइनेंस मिनिस्टर से अपील करना चाहेंगे कि लॉजिस्टिक्स या उससे रिलेटेड जो भी इंडस्ट्री है, क्योंकि एक कोई भी ग्रोइंग अगर स्टेट है और कंट्री है, विकासशील देश है, तो लॉजिस्टिक्स उसका स्पाइनल कोड होता है। जैसे आपने भी कहा, रीढ़ की हड्डी है तो रक्त संचरी है, शरीर में दौड़ता हुआ ब्लड है आपका ये लॉजिस्टिक्स। तो उसको मजबूत करने के लिए उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो उसमें अगर व्यक्तिगत तौर पे बात कहा जाए, एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट भी कहा जाए, एज ए प्रोफेशनल भी कहा जाए, तो आप फाइनेंस मिनिस्टर से बजट में क्या क्या चीज़ उम्मीद रखते हैं और क्या चीज़ चाहेंगे, वो आप अपनी दिल की बात आप फाइनेंस मिनिस्टर से कह सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? एक तो पैरेलली इसमें गवर्नमेंट की तरफ से, और हम लोग के यहाँ भी ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन बहुत बड़ी संस्था है जो है, दोनों को मिला के, और भाई कुछ ट्रक ऑनर का उसमें एक कमेटी होना चाहिए कि भाई ट्रांसपोर्ट की क्या क्या प्रॉब्लम है, इसको कैसे सुचारू रूप से किया जाए, कहाँ क्या दिक्कत आ रही है, कहाँ क्या है, उसको 4-5 आदमी बैठ के इसका जब तक निदान नहीं करेंगे तब तक कुछ होता नहीं है। आप लोग का ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट हमेशा किसी चीज़ के लिए यदि रिक्वेस्ट भी करता है या जाते हैं तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है या अनसुना के तरह किया जाता है। ऐसा नहीं करके जो प्रॉब्लम हो इमीडिएट उसको सॉल्व किया जाए। भाई ठीक है, जीएसटी आने के बाद कुछ बहुत ही सुधार हुआ है। फास्ट ट्रैक आने के बाद गाड़ियों को जो हम लोग लाखों लीटर डीजल जो टोल टैक्स के ऊपर में खड़े होकर जो बर्बाद कर रहे थे,
उस पर गडकरी जी के चलते बहुत सुधार हुआ उसमें। फिर भी है उसमें कि भी ठीक है, एक कमेटी बना के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर रहे उसमें और फाइनेंस मिनिस्टर रहे, या भाई ठीक है और भी कुछ इन्वायरमेंटल और वो सब से रिलेटेड मिनिस्ट्री रहे उसमें, और एटावा से और कुछ बड़े ट्रांसपोर्टर जो हैं उनके जो प्रतिनिधित्व करें उसमें, और जो भी प्रॉब्लम है उसको सुचारू रूप से उसको दूर किया जाए, तभी ये इंडस्ट्री आगे बढ़ सकती है। और तब काहे कि भाई ठीक है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ड्राइवर, खलासी और ये सब क्या होता है कि इलिटरेट आदमी होते हैं भाई ठीक है, उनको इतनी टेक्निकल चीज़ पता नहीं रहता है, इनको पेपर के बारे में और उसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रहती है। तो ये सब चीज़ों को भाई ठीक है तभी संभव होगा जब सब कोई मिल के बैठ के और इस पे काम करें, तभी ये इंडस्ट्री सुधार आ सकता है। जी राजेश्वर सर, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि ये इंडस्ट्री टॉप टू बॉटम, मतलब एक से एक टेक्नोक्रेट भी इस इंडस्ट्री में है, ड्राइवर और खलासी भी हैं, मतलब वैसे लोग भी हैं कि जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, और वैसे लोग भी हैं जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं या लिटरेट नहीं हैं। तो उन सब लोगों को मिलाकर चलने के लिए एक कोऑपरेटिव टाइप कोई ऐसा एक बेंचमार्क प्लेटफॉर्म बनाने की आवश्यकता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को खासकर, कि जिसमें क्या हो कि वहां पर हर विभाग से, फाइनेंस से, लॉजिस्टिक्स से, है ना, इसके अलावा और भी रोड ट्रांसपोर्ट से, तो सभी लोग अपने अपने एक्सपर्ट को उसमें रखें और जो भी प्रॉब्लम आती हो इस इंडस्ट्री को उसको तुरंत रिड्रेसल कर सके। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि 39,44,157 करोड़ की जो भारत सरकार की बजट है उसमें एक बड़ी भूमिका 1,10,055 करोड़ भी है, क्योंकि ये डायरेक्ट लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करता है। दूसरी बात, एक मैं गवर्नमेंट की भी बात अप्रोच रखता हूं कि ये टोटल बजट का जो पैसा हम लोगों के पास आता है वो हम सबों को जानने की जरूरत है कि इसमें क्या पार्ट है, क्योंकि हमारी भी अवेयरनेस और आपकी भी अवेयरनेस इस कार्यक्रम के लिए और लोगों के लिए बड़ी जरूरत की चीज है। क्या कि हम लोग टोटल बजट का अगर 100 रुपए बजट को मान लें, टोटल बजट का ये 39,44,157 करोड़ को 100 रुपए में या 100% में डिवाइड कर दें तो इसमें 35 रुपए आते हैं कर्ज, बोरोइंग। सरकार कहीं ना कहीं से कर्ज लेती है, उसमें बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जहां से कर्ज लिए जाते हैं। दूसरी, जीएसटी से 16%, मतलब 16 रुपए जीएसटी से आते हैं, मतलब टोटल का 16% या 16 रुपए जीएसटी से। इसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स से 15% आते हैं या 15 रुपए आते हैं। इसके बाद इनकम टैक्स से 15% या 15 रुपए। आपको पता है कि विकसित देशों में क्या होती है, हमारे देश में बहुत कम है, ये 15% है, इसको बढ़ाना होगा तभी और सेक्टर पे दबाव कम होगा। दूसरी चीज, यूनियन एक्साइज टैक्स जो है वो है 7%। इसके बाद कस्टम 6%। इसके बाद नॉन टैक्स रेवेन्यू 2% और कैपिटल रेवेन्यू से आता है 2%। मतलब कि ये कुल मिलाकर के जो हम लोगों का 100 रुपए का या 100% का जो डायग्राम है, इसमें दो बातों पे ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये 35 रुपया या 35% जो बोरोइंग है वो कम होना जरूरी है, और दूसरा इनकम टैक्स जो कि डायरेक्ट टैक्स होता है, जो 15 पैसा या 15% आ रहा है उसको बढ़ाकर 50% से ऊपर ले जाना होगा। क्योंकि उसी वजह से, क्योंकि जहां से सरकार को पैसा मिलती है उस सेक्टर पे सरकार ध्यान देती है, और जहां से पैसा आता है उसके ऊपर पूरी प्लानिंग और पॉलिसी बनाई जाती है। लेकिन अब इन दो चीजों पे सरकार को ध्यान रखने की जरूरत है। जहां तक ऐसे प्रोफेशनल्स लोगों का कहना है कि सरकार अगर हमारी इंडस्ट्री को और हमारे डिपार्टमेंट को सपोर्ट करती है, एक प्लेटफॉर्म बनाकर उस पर काम करती है, तो ये 35% जो बोरोइंग है वो भी कम हो सकता है, और जो हम इनकम टैक्स 15% देते हैं वो भी बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि लोगों को रोजगार बढ़ेगा तो इनकम टैक्स बढ़ेगा, लोगों के बिजनेस बढ़ेंगे तो इनकम टैक्स बढ़ेंगे। तो ये डिपार्टमेंट को ये ध्यान रखने की, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जितने हमारे हैं या फाइनेंस मिनिस्टर, उनको ध्यान रखने की जरूरत है। तो आज बजट की चर्चा में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हुई कि टोटल बजट में हमारा 1,10,055 करोड़ रुपए जो लॉजिस्टिक्स से आते हैं, पीएम गति शक्ति प्लान है जो कि देश के संचारी लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करती है। उसमें 3-4 मुद्दे बहुत अहम थे कि डीजल को भी जीएसटी श्रेणी में लाया जाए, क्योंकि वो फ्यूल से ही गाड़ियां रोड पे दौड़ती हैं। दूसरी बात
कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जाए कि जिसमें सिंगल विंडो कार्यक्रम हो, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, रोड डिपार्टमेंट और भी जो भी फाइनेंस या कंसर्न डिपार्टमेंट को एक प्लेटफॉर्म पे लाकर एक कमेटी बनाई जाए कि जो सिंगल विंडो में इस डिपार्टमेंट या जो भी लॉजिस्टिक्स के प्रॉब्लम्स हैं उसको रिड्रेसल कर सकें। तीसरी बात कि टॉप टू बॉटम, चाहे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हो या और कोई डिपार्टमेंट हो, पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग और बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, सब तरह के लोग होते हैं। तो उन सबों को मिलाकर चलने के लिए सरकार की एक नीति होनी चाहिए, उनको अवेयरनेस के लिए या उनको इन्हेंस करने के लिए, उनकी इकोनॉमिकल कंडीशन को बेस्ट करने के लिए। तो आज भारत में बहुत ऐसे काम हुए हैं जो इस सब मजबूती है इस पे, लेकिन अभी और काम करने की जरूरत है। तो ये 3 मुद्दा बहुत अहम था और मैं उम्मीद करता हूं कि ये मुद्दों को हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भारत सरकार जरूर ध्यान में रखेंगी और इन 3 चीजों पे अपने बजट में या अगले बजट में जरूर स्थान देंगी। नमस्कार, डॉक्टर अनुज शर्मा के साथ।